हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसए एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक एक पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड है, जिस एग्जाम का नाम है जेकेएसएस, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, एक जिसका नाम है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये जितने भी एग्जाम अभी शेड्यूल्ड होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जैसे JKP जो SI का एग्जाम है, उन्होंने तो सिर्फ JNK के रिलेटेड एक ही चीज बोली है पढ़ने को। उन्होंने बोला कि भाई मेरे आप JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ो जाके। भाई जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो JKSSB की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको सारा पता लग जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे रीऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कैसे जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया पार्लियामेंट द्वारा। तो भाई मेरे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ईयर कौन सा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में आया। ये एक्ट था 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट थी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने उसको कन्वर्ट कर दिया 2 यूटीज में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको 2 यूटीज में। भाई एक पूरी कहानी बनाते जाना, इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि एज ए टॉपिक पढ़ रहे हो, इसको एज ए कहानी पढ़ो कि कैसे JNK एक स्टेट है जो 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और याद रख लेना, एक सॉन्ग भी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे जाके आप कहानी सुनाओगे। ठीक है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है। चलो भाई मेरे, आज आपके साथ एक कहानी डिस्कस करने जाते हैं। ये बात है 2019 की, मंथ है अगस्त और डेट है 5। यार ऐसा सोचो कि आप एक टाइम मशीन में बैठे हो। ठीक है, हम 5 अगस्त 2019 में आ गया, 5 अगस्त 2019 में आ गया। अमित शाह जी राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने बिल में लिखा कि हम JNK को वाइफरकेट करने जा रहे हैं 2 यूटीज के बीच में, एक यूटी ऑफ लद्दाख, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जी, ठीक है यार, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ये राज्यसभा में 5 अगस्त को ही पास हो गया। राज्यसभा से उन्होंने पास करवाया। फिर इन्होंने ये बिल, जब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट को बाइफरकेट करती है, तो वो क्या करती है, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता है। दैट इज अपर हाउस से और लोअर हाउस से। ठीक है, दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि बिल कहां में इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले तो आपका आंसर होना चाहिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? अमित शाह जी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, PM मोदी की लीडरशिप के अंदर। और ये जो बिल है ये राज्यसभा से 5 अगस्त को ही पास हो गया। फिर मैं आपको सारा आगे वीडियो में बताऊंगा किस पार्टी ने सपोर्ट किया राज्यसभा में, इस बिल को रिलेटेड क्या क्या हुआ। अभी फिलहाल डेट्स सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हुई। फिर बात कर लेते हैं 6 अगस्त को ये बिल चले गया लोकसभा में। 6 अगस्त को ये बिल चले गया भाई मेरे लोकसभा में। 6 अगस्त 2019 को अमित शाह जी इस बिल को लेकर लोकसभा में जाते हैं और लोकसभा से भी पास करवा लिया जाता है। अब लोकसभा से भी पास हो गया, अब राज्यसभा से भी पास हो गया। याद रखना, जब भी कोई बिल स्टेट के रिलेटेड होता है तो उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलना जरूरी होती है। अब प्रेसिडेंट की असेंट इस बिल को कब मिलती है? 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट भी अपनी असेंट दे देते हैं। भाई सरकार किसकी है? जिसकी सरकार उसका प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड होते हैं, वैसे भी मैंडेटरी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलते हैं प्रेसिडेंट बाइंड टू है साइन करने को, तो भाई साइन करना पड़ा। 9 अगस्त को 2019 को प्रेसिडेंट की भी असेंट मिल जाती है बिल के ऊपर। और फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को ये बिल एक्ट बन जाता है और JNK स्टेट भाई मेरे टूट जाती है 2 यूटीज के बीच में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। क्या देख लेते हैं बैकग्राउंड में क्या था। आर्टिकल 370 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में था पहले। आर्टिकल 370 क्या देता था? जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था।
ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी थी, यानी कि जो भी इंडिया में लॉ पास हुआ करते थे वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर की चॉइस होती थी कि उनको स्टेट में इंप्लीमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर में रणवीर पैनल कोड चलता था, ना कि इंडियन पैनल कोड चलता था। उनके अपने लॉज थे, अपने रूल्स थे। कोई भी बाहर का सिटीजन जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का हो वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड को परचेज नहीं कर सकता भाई मेरे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वाले पीपल ड्यूल सिटीजनशिप को एंजॉय करते थे, ठीक है। उनके पास अपनी सिटीजनशिप थी, जैसे कि स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या क्या हुआ। देखो भाई मेरे ध्यान से सुनना, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या हुआ, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड यहां पे खत्म हो जाएगी। जेएंडके यूटी को लेजिस्लेटिव, उन्होंने बोला कि जो जेएंडके यूटी होगी उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। भाई मेरे एक चीज दिमाग में रखना, यूटी में बाइफरकेट करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर वाई कैमरल लेजिस्लेचर था। वाई कैमरल लेजिस्लेचर जो होता है जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और कौन सी सेक्शन के तहत किया, इसके लिए आपको वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा। ये मैं सेक्शन लास्ट में डिस्कस करूंगा। भाई मेरे ये जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जैसे कि मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, नो एवरीथिंग, ठीक है, नाउ एवरीथिंग इन सिंगल वीडियो। तो मैंने इसके लिए कम से कम 3-4 बुक से मतलब डाटा लिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बनती है, जो इंपॉर्टेंट चैनल यूट्यूब पे भी है, उनकी भी मैंने वीडियोस को गो थ्रू किया कि उन्होंने क्या पढ़ाया। तो सारा एक मैंने डाटा कलेक्ट करके एक वीडियो में रख दिया, ताकि आप सबको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। भाई मेरे अगर कंटेंट पसंद आएगा, मेरी की हुई मेहनत पसंद आएगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई की मेहनत के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जेएंडके यूटी आ गई। अब जेएंडके यूटी बन गई 31 अक्टूबर 2019 को होगी। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो जेएंडके यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली रही, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला कि आपकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें इलेक्शन करवाए जाएंगे और वहां से आपका सीएम चुन के आएगा, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर हेड कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, लद्दाख यूटी में उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं होगी, उनको डायरेक्ट एडमिनिस्टर करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट थी वो ले एंड कारगिल में चलेगी। भाई मेरे जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थी, ले एंड कारगिल में उसमें आती थी। जब बाइफरकेशन होगी 31 अक्टूबर 2019 के बाद, अब जम्मू एंड कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट है, और 2 डिस्ट्रिक्ट किसके पास चलेगी, लद्दाख यूटी के पास चलेगी, उनका नाम है ले एंड कारगिल। और अभी जम्मू एंड कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी रह जाती है, 28 रह जाती है। जब तेलंगाना बनी थी तो 29 हो गई थी, तो अब कितनी रह जाती है, 28 रह जाती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का उससे स्टेटस ले लिया गया और यूटी का स्टेटस दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद में भाई मेरे एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर में, 5 सीट्स दी गई। इसमें कौन सी सेक्शन आएगी वो भी आगे बताऊंगा, सेक्शन सारी मैंने रखी है। ये तो सबको याद होता है, ये तो आपको न्यूज वालों ने ही बता दिया होगा, लेकिन मैं क्या लेके आया हूं स्पेशल, मैंने आपको सारी सेक्शंस, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बनती है, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है सेक्शन से, याद रख लेना, एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है सेक्शन से, ठीक है। तो ये किस सेक्शन के तहत हुआ ये आपके लिए सरप्राइज है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, रिवील करूंगा। तो जो 6 लोकसभा सीट्स थी, ठीक है, उसमें से 5 लोकसभा सीट्स जो थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दी गई, और एक लोकसभा सीट जो थी यूटी ऑफ लद्दाख को दी गई। अब जो हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, उसको दोनों यूटीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। भाई मेरे आप कमेंट में मुझे हाई कोर्ट के कौन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब भाई मेरे ऐसे नहीं, बेशक वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन आपको मैं साथ साथ में रीऑर्गेनाइजेशन कहानी पूरी रटा दूंगा। मैं कह रहा हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी चैनल पे और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। तो क्या बात हुई, अब एक कहानी बनाएंगे फर्स्ट पेज की, टोटल 8 स्लाइड है, हम 8 की 8 स्लाइड को रिवाइज करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं भाई मेरे, कि जेएंडके की स्टेट को क्या किया गया,
दो यूटीज में बाइफरकेट किया गया। ठीक है, डेट कब थी? सबसे पहले बिल कहां पे इंट्रोड्यूस करवाया गया? राज्यसभा में। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा। राज्यसभा में उसी दिन पास हो गया। फिर लोकसभा में 6 अगस्त को ले गए। ठीक है, लोकसभा में भी उसी दिन पास हो गया। अब दोनों हाउसेज से पास हो गया, प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी थी। 9 अगस्त को उसकी प्रेसिडेंट सर की असेंट मिल गई। 31 अक्टूबर को ये जो लॉ है ये एक्ट बन जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिवोव कर दी जाती है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बैकग्राउंड मैंने आर्टिकल 370 का आपको बता दिया है, ये नहीं मैं रिवाइज कराऊंगा क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जेएंडके यूटी में बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, उसको यूनिकैमरल कर दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली तो रखी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रद्द कर दिया गया। सेक्शन आगे बताऊंगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख में चलेगी, ले एंड कारगिल, और जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स रहेगी। जो 6 लोकसभा सीट थी उसमें से 5 लोकसभा सीट्स जो थी जम्मू कश्मीर में रही और 1 लोकसभा सीट लद्दाख को दे दी गई। हाई कोर्ट जो था दोनों यूटीज के लिए सेम रखा गया। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। अब चलते हैं आज की दूसरी स्लाइड पे। भाई मेरे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात कर लेते हैं, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का ही पार्ट है। और क्या क्या हुआ देखो, एक्ट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेएंडके विल बी एज पर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात ध्यान में रखना, जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत एडमिनिस्टर किया जाएगा? तो ये आर्टिकल है 239। आर्टिकल 239 के तहत जम्मू कश्मीर को क्या किया जाएगा? एडमिनिस्टर किया जाएगा। और स्पेशल मेरी बात सुनो, जब आर्टिकल 239 सब सेक्शन ए सबसे पहले बनाई गई थी यूटी ऑफ पुदुचेरी के लिए, जो आर्टिकल 239 के तहत तो और भी मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है एडमिनिस्टर की जाती हैं, लेकिन जो आर्टिकल 239 ए है वो स्पेशल आर्टिकल बनाया गया था पुदुचेरी को एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को भी अब आर्टिकल 239 सब सेक्शन ए के तहत एडमिनिस्टर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आर्टिकल इंपॉर्टेंट बनेगा। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जी अपॉइंट किए जाएंगे, ये देखो मैंने स्टार मार्क किया पॉइंट में भाई मेरे। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिनका टेन्योर कितना होगा? 5 इयर्स के लिए वो यूटी के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पहले 107 सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस सीट को बढ़ा के 114 कर दिया गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था भाई मेरे कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? तो टोटल 114 सीट्स रख दी गई हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विल मेक लॉ ऑन एनी मैटर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन होगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होगा, एक्सेप्ट पुलिस और पब्लिक आर्डर। ना तो पब्लिक आर्डर के ऊपर लॉ बना सकती है, ना तो पुलिस के ऊपर लॉ बना सकती है। ठीक है, सीएम अपॉइंट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। ठीक है, उनकी ओथ और एफर्मेशन किसके सामने होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के सामने होगी, जो कहां से, जो किसके लिए होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं? प्रोमुलगेट कर सकते हैं। अब मान लो सरकार होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, सेशन नहीं बैठ रहा, कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके ऊपर लॉ बनाना जरूरी हो जाता है। ये तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चलता है, उस समय प्रेसिडेंट करवाते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो वैसे ही हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो हैं ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अगर सेशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का है नहीं है उसके बेस में वो ला सकते हैं। तो अगर उसके बाद आगे लेजिस्लेटिव असेंबली पास करवाती है उसको विद इन गिवन टाइम के बीच में, तो वो लॉ बन जाता है। तो एक और चीज है, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है बस प्रिसीडेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सुपरसीडेड द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। भाई मेरे ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना। अब इन्होंने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, जब इन्होंने रिवोकेशन करनी थी ना इसकी आर्टिकल 370, ये फुली तैयार थे, ये फुली प्रिपेयर थे, इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी थी। बड़ा इन्होंने हर एक चीज को कवर किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया यार, एक आर्टिकल 3 में लिखा गया है, आर्टिकल 3 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लिखा गया था 1954 में। आर्टिकल 3 किससे डिस्कस, मतलब आर्टिकल 3 किससे
रिलेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी स्टेट की बाउंड्री आपको चेंज करनी है, कोई स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, ठीक है, या फिर आपको स्टेट के रिलेटेड कोई भी चेंजेस लानी है बाउंड्री वगैरह में, तो आर्टिकल 3 की प्रोविजन के तहत ला सकते हो। लेकिन आर्टिकल 3 में ये स्पेशल मेंशन था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कि JNK की यूटी को जो हमारी पार्लियामेंट है वो नहीं कर सकती, ना तो स्टेट की बाउंड्रीज को वो चेंज कर सकते हैं, ना उसका स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, ये मेंशन था भाई मेरे। तो इन्होंने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को क्या किया भाई मेरे, मतलब सुपरसीड किया। अब प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सुपरसीड कर सकता है। सबसे पहले इन्होंने आर्टिकल 3 से वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके इन्होंने बोला कि नहीं, जो है पार्लियामेंट जो है ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, इन्होंने उसको सुपरसीड करके करवाया कि जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है, जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकती है, उन स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है, स्टेट से एक और स्टेट भी बना सकती है। ऐसा इन्होंने उस आर्टिकल जो 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था आर्टिकल 3 के तहत उसको चेंज करवाया, तो तभी ये पॉसिबल हो सके। ठीक है, ऐसे नहीं याद करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, दूसरे पेज की स्लाइड मैंने बोला रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे आगे, रिवाइज करते जाएंगे। सबसे पहले अब JNK की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो आर्टिकल 239 के तहत होगी। आर्टिकल 239 में भी सब सेक्शन ए के तहत जो होगी ये जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर किया जाएगा। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट थी वो 107 से मतलब बढ़ा के 114 कर दिए। जीएसए में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी स्टेट लिस्ट में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में लिस्ट मेंशन है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके ऊपर कोई भी लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और सीएम एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन से सेक्शन है ये वीडियो के लास्ट में, ताकि वीडियो के साथ आप जुड़े रहो। अगर सेशन पसंद आ रहा है, रिकॉर्डेड सेशन देखोगे यार, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। जो इन्होंने फिर क्या किया था कि एक आर्टिकल 3 के तहत उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 में कि आप JNK की स्टेट्स को अल्टर नहीं कर सकते हो, तो इन्होंने उस 1954 के आर्टिकल्स को क्या किया, सबसे पहले तो सुपरसीड करवाया। ठीक है, इन्होंने क्या भेजा था, देखो इन्होंने 35,000 ट्रूप्स भेजे थे कि हम अमरनाथ सिक्योरिटी के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर से भी नहीं पूछा क्योंकि था ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने बड़ी आसानी से ये चीजें करवा दी थी। सरकार पूरी रेडी थी क्योंकि उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में बोला था कि हम आर्टिकल 370 रिवोक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, अब इसके कुछ फायदे भी थे जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन के, चलो हम उसमें नहीं जाते हैं, तो कुछ नुकसान भी थे कुछ फायदे भी थे, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसमें नहीं मतलब जाएंगे, किसी भी उसमें हम नहीं अपना कमेंट्स देंगे, आपकी अपनी अपनी राय है, आप डाटा सर्च करो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी जम्मू कश्मीर के सिटीजन है। तो चलो अभी तो वैसा हो ही गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पे। ठीक है, ये आपने सारा कवर कर लिया। अब हम चलेंगे राज्यसभा में क्या क्या हुआ। अब हम कहानी पढ़ेंगे, राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ। मैंने पहले बोला एक कहानी है जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं, फिर आप सबको सुनाओगे। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरा कवर कर लेना है, नो एवरीथिंग इन सिंगल वीडियो। राज्यसभा में क्या हुआ, राज्यसभा में अमित शाह जी कब पहुंचे, 5 अगस्त थी 2019 का समय था, चले गए। अमित शाह जी एक बिल इंट्रोड्यूस करवाने चले गए। सबसे पहले तो बिल ने का एक पेंडेमोनियम काज कर दी राज्यसभा में। क्या हुआ, 2 मेंबर्स थे, 2 मेंबर्स ऑफ JNK पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, PDP। ठीक है, PDP थी, ये DD लिख गया गलती से, PDP पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। उन्होंने उसके 2 मेंबर थे राज्यसभा में, सिर्फ 2 मेंबर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मतलब कॉपी थी उसको टोर अप कर दिया, पूरा फाड़ दिया। यार ये उन्होंने चीज गलत की थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना गया, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो इसकी सजा भी उनको मिली, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, फिर जो तृणमूल कांग्रेस थी, इसके 13 मेंबर्स थे राज्यसभा में, ये वॉकड आउट कर गए। ये बोलते हैं हमें बिल को सपोर्ट नहीं करना, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, हम सेशन से वॉकड आउट करते हैं। अच्छा, फिर जनता दल के 6 मेंबर भी क्या कर गए, उन्होंने वोट ही नहीं किया, उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो राज्यसभा में कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है और कौन सी पार्टी इंगेज जाती है, ये देखो भाई तुम्हारा सारा लिख के लाया है। मैं कह रहा हूं मैंने बड़े सारे सोर्सेज से प्रिपेयर किया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी एक ये सिंगल वीडियो देख लेना, आपके हर एक क्वेश्चन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से निकल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसके MCQ भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, 100 तक MCQ डिस्कस करूंगा, उसके बाद तो कभी आ ही नहीं सकता क्वेश्चन यार। ठीक है, अंगेस्ट पार्टीज जो थी, एक तो थी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस थी, जनता दल अंगेज था।
जो स्पोर्टिंग पार्टी थी राज्यसभा में थी वो थी वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी स्पोर्ट में, बीजेपी ने तो इंट्रोड्यूस करवाया वो तो स्पोर्ट में होगी, और तेलुगु देशम पार्टी जो थी, ठीक है, विद 107 एनडीए अलायंस था वो भी इसमें था। अब राज्यसभा में टोटल वोटिंग कितनी हुई, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राज्यसभा में टोटल वोटिंग कितनी हुई, 186 टोटल वोटिंग हुई, 125 मेंबर्स सपोर्ट में थे, 61 मेंबर्स जो थे अंगेस्ट थे। वोटिंग कितने पे हुई है, 186 में, कुछ तो वॉकआउट करके थे वो नहीं, जो वोटिंग हुई टोटल वोटिंग कितनी हुई है 186, 125 मेंबर सपोर्ट में थे, 61 मेंबर जो थे वो सपोर्ट में नहीं थे। फिर ये बिल पास हो जाता है, ठीक है। अब बिल पास होने के बाद बिल को लिया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में ये बिल डिस्कस किया जाता है 6 अगस्त 2019। आगे हम 6 अगस्त 2019 में अमित शाह जी अगेन प्रिपेयर थे, ले गए बिल अपना। तो लोकसभा में क्या हुआ, अगेन जो हमारे पास ये थे तृणमूल कांग्रेस वाले, ये चले गए बाहर कि हम ऐसा नहीं मानते, जनता दल अगेन चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो चलेगी, ये अंगेस्ट थे, ठीक है, जनता दल चलेगी, टीएमसी चलेगी, ठीक है, वॉकड आउट करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वैसे ही सपोर्ट में नहीं होगी बिल के, ठीक है। और नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी भी है, आई थिंक शरद पवार जी की ये पार्टी है, वो भी वॉकड आउट करगी। समाजवादी पार्टी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया वहां पे। तो टोटल जो पार्टी सपोर्ट करी थी अगेन वाईएसआर कांग्रेस आ गई, ठीक है। उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, बहुजन समाज पार्टी आ गई, बीजेपी तो आएगी। फिर उसके बाद तेलुगु राष्ट्र समिति जो भी थी इन्होंने भी सपोर्ट किया, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी सॉरी, तेलुगु देशम पार्टी ने भी सपोर्ट किया, अकाली दल जो पंजाब वाली थी उसने भी सपोर्ट किया, वीएसपी ने भी सपोर्ट किया। टोटल 440 वोटिंग हुई, जिसमें से 370 आर्टिकल, एक बात याद रख लेना, आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए 370 बंदों ने ही, 370 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने सपोर्ट किया था। आर्टिकल 3 ऐसे ही याद हो जाएगा, आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए 370 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया था, 70 मेंबर ने सपोर्ट नहीं किया था, 440 पे वोटिंग हुई थी, और अब ये बिल यहां पे भी पास हो जाता है। तो फिर अब बिल को लोकसभा से भी पास करवा दिया गया, राज्यसभा से भी पास करवा दिया। उधर से सरकार के ऊपर प्रेशर था कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो लीडर थे, जो हो सकता है वो मतलब प्रोटेस्ट करवा दे, वो करवा दे, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया था, सबको डिटेंशन में रख दिया था। उमर अब्दुल्ला जी जो फॉर्मर सीएम थे वहां के, उनको भी उन्होंने नजरबंद कर दिया था, महबूबा मुफ्ती जी को। फिर 35,000 ट्रूप्स पहले भेज दिए थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी जम्मू कश्मीर में बंद कर दी गई थी। उन्होंने सारा सूझबूझ से ये किया था इसको, उनको पता था कि कुछ भी रेपरकशंस हो सकती है, तो वो उस सभी के लिए रेडी थे यार, ठीक है। तो बिल को फिर लोकसभा से भी पास करवाया गया। तो 9 अगस्त को बिल को क्या मिल गई, प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई। तो ऐसा करके ये पूरा चला था, और 31 अक्टूबर 2019 को जे.एंड.के स्टेट को 2 यूटीज में वाइफरकेट कर दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ स्लाइड में। फोर्थ स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, जे.एंड.के आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, मैंने बोला कि 31 अक्टूबर को हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के पास ना तो ड्यूल सिटीजनशिप रही, सेंटर के लॉ जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाते थे, अब वो सेंट्रल लॉज जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होने लगे। जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का फ्लैग था, वो फ्लैग भी उनसे छीन लिया गया। इलेक्शन जो 6 ईयर्स में होते थे अब वो 5 ईयर्स में होने लगे। अगेन जो किस सेक्शन के तहत हुआ है ये आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ताकि आप लास्ट तक जुड़े रहो, आपको भी इंटरेस्ट रहे, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, अगर आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ठीक है, मैं ऐसे कहानी बताता जाऊंगा कि इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है। जे.एंड.के विल हैव इट्स ऑन जीएसटी, ठीक है, जे.एंड.के को उसका अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे दिया गया, लेकिन जो यूटी ऑफ लद्दाख थी उसको बोला गया कि जो एक यूटी के लिए लॉ बने हैं आप उसी के तहत जीएसटी चार्ज करोगे हर एक चीजों पे। अब इसके बीच में जो थी, इस एक्ट के बीच में हमारे पास 14 पार्ट्स थे, ठीक है, ये देखो 14, 5, 5, 10 और 4 14 पार्ट्स थे, ठीक है, 5 शेड्यूल थे और 103 सेक्शंस थी टोटल, 103 सेक्शंस थी टोटल। अब भाई मेरे 103 सेक्शंस तो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर भी लोगे तो पेपर में कैसे इतनी ज्यादा याद करके दिमाग में नहीं रहती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है वही लेके आया हूँ। अब इसमें टोटल 5 शेड्यूल थे। सबसे पहले हम शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, किस किस शेड्यूल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी। भाई मेरे फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा गया कि ड्यूटी ऑफ जे.एंड.के में जितने भी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे उसके बारे में कहा गया, और इसके साथ कौन सी सेक्शन डील करती है 9। अब आ गया हूं मैं सेक्शनों पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में। फर्स्ट शेड्यूल में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो ड्यूटी थी उसमें मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बताया गया,
कैसे हो गए वो, ठीक है। और सेक्शन 9 में बताया गया। सेकंड शेड्यूल में एक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 11(1). ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने डिलिमिटेशंस करवाई, जो लोकसभा जो मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करवाई इन्होंने, जो जम्मू एंड कश्मीर को 5 मिली, यूटी ऑफ लद्दाख को 1 मिली। तो ये किसके तहत आती है, जो अमेंडमेंट होती है टू द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर आया था 1976 में। याद रख लेना कि जो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप डिलिमिटेशन यानी कि कम ज्यादा कर सकते हो, इसको अमेंडमेंट इसमें कब आई थी, 1976 में आई थी कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये सेक्शन 11(1) में उन्होंने उसके तहत किया। फिर थर्ड शेड्यूल में इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कर सकते हो, ये सेंटर को 1995 में एक अमेंडमेंट आई थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर सकती है, डिलिमिटेशन कर सकती है, डिलिमिटेशन कर सकती है। ऐसा जो है सेक्शन 14, याद रख लेना भाई मेरे, सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 के तहत ये इन्होंने की। अभी मतलब शायद ये बोल रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शेड्यूल में थी, तो थर्ड शेड्यूल में थी। सेक्शन कौन सी थी, 14 सब सेक्शन 5। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया भाई मेरे, ध्यान से पढ़ना। फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया जो ओथ्स होंगी और जो एफर्मेशन होगी। ये फिफ्थ शेड्यूल में लिखा गया कि सीएम कैसे ओथ लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे ओथ लेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 10% जो है मिनिस्टर चुन के आएंगे। ये चीज ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आया गया था कि कितने परसेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके 10% जो है मिनिस्टर्स रहेंगे। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जेएंडके। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई मेरे, एक बार शेड्यूल रिवाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था कि यूटी ऑफ जेएंडके में जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके बारे में बताया गया सेक्शन 9 के तहत। सेकंड शेड्यूल में बताया गया कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में आप डिलिमिटेशन कर सकते हो, अमेंडमेंट लाई थी एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1976 में कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इस एक्ट के सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के तहत हुआ, ठीक है। आप लेजिस्लेटिव असेंबली में डिलिमिटेशन ला सकते हो। ये जो इसमें आई थी अमेंडमेंट आई थी 1995 में कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिलिमिटेशन ला सकते हो। तो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 डील करती है। शेड्यूल 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओथ और एफर्मेशन से रिलेटेड, सीएम कैसे ओथ लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे ओथ लेंगे। और फिफ्थ शेड्यूल में बोला उन्होंने, और इसमें सेक्शन 95 एंड 96 डिस्कस करती है। सेक्शन 95 और सेक्शन 96 बोलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 95 और सेक्शन 96 के तहत उन्होंने बोला कि सेंट्रल लॉ अब डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएंगे यूटी ऑफ जेएंडके में, पहले नहीं होते थे। अब चलते हैं आज के फिफ्थ स्लाइड में। यार सेशन लंबा होगा मैं जानता हूं, लेकिन एक सिंगल वीडियो में सारा सेशन कवर करना, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी, तो सेशन तो लंबा जाएगा। अगर एक सेशन में आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो भाई मेरे कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है। अगर सेशन पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और आगे शेयर भी करना, ताकि जिसको जरूरत है वहां तक कंटेंट पहुंचे। भाई तुम्हारा बड़ी मेहनत करके आया, कम से कम 9-10 सोर्सेज से मैंने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ स्लाइड पे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसको 107 से इंक्रीज करके 114 कर दिया। और ये मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ये क्वेश्चन जीएसए के एग्जाम में पूछा गया था, चेक कर लेना, नहीं तो जाके 114 सीटें टोटली इन्होंने इंक्रीज कर ली। अच्छा, कुछ सीटें जो थी एसटी और एससी के लिए रिजर्व की गई, और ये आता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 6 के तहत ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन जो जीएसए के पेपर में पूछा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी वीमेन को अपॉइंट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर वो वीमेन एडुकेट नहीं है, अगर वीमेन चुन के नहीं आती है, मान लो लोग उनको चुन के नहीं भेजते हैं, सीट्स रिजर्व तो होती हैं वीमेन के लिए भी, अगर वीमेन खड़ी होती है मतलब 2 मेंबर नहीं मिलते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्शन 15, भाई मैंने बोला था सारी सेक्शनें करवाऊंगा, सब्र करो, आगे और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 15 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जी 2 वीमेन को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जीएसए के पेपर में भाई मेरे पूछा गया था। और जो टोटल मैं बता रहा हूं आपको, टोटल जो इन्होंने जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला था, इन्होंने बोला जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर है उसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 19 सीट्स हैं, 90 और 24 सीट्स को उन्होंने, अभी भी हम खाली चेयर छोड़ते हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के कि एक दिन हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, जो कश्मीर ने पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है उसको लेके रहेंगे, और वहां पे भी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बंदे बिठाएंगे। ऐसा इन्होंने पार्लियामेंट में अमित शाह ने बोला था कि हम लेके आएंगे, ठीक है। 24 सीट्स तभी रिजर्व रखी हुई हैं और एक दिन वो होगा, ठीक है,
होगा, वो होना चाहिए, हमारा हिस्सा है तो आना चाहिए। तो 24 सीट्स उसके लिए रिजर्व रखी गई हैं। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब क्या पावर है, उन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी के ऊपर भी लॉ बना सकती है अगर वो स्टेट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में मेंशन है, कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, उस पर बना सकती है। देखो 3 लिस्टें होती है यार, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। अगर उनमें मतलब कंसेंट नहीं हो पाता है तो यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाती है। लेकिन अब से पब्लिक में, पब्लिक ऑर्डर में और पुलिस ऑर्डर में जेएनके की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ नहीं बना सकती है। ठीक है, अब जो भी जेएनके के इंपॉर्टेंट एक्ट थे, जैसे 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, अमेंडमेंट अब जो वहां पे एप्लीकेबल हुई कि यूटी ऑफ जेएनके में भी वो एप्लीकेबल होती है कि वीमेन के पास इक्वल राइट है प्रॉपर्टी का। मतलब अब बड़े सारे एक्ट थे, मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने एक्ट आए हैं, ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक भी चीज मिस मत करना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बेफालतू का लिखा हुआ है। इतने बड़े नोट्स थे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने सारी लिख के एक जगह आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। अगर तो इस वीडियो में व्यूज मेरे को अच्छे मिलते हैं तो मैं अपने नोट्स को पूरी पीडीएफ आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप डाउनलोड करके सीधा अपने पास सेव करके रख लेना। एमसीक्यू की भी आपको वैसे की वैसी मिल जाएगी, लेकिन सब्सक्राइब, अगर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे तभी करूंगा पिन भाई मेरे, ठीक है। तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना यार मेहनत के लिए। तो दिस एक्ट कंटेन्स, इस एक्ट में जो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें 103 सेक्शंस थी, 14 पार्ट्स थे, 5 शेड्यूल्स थे। ठीक है, अब देखो सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, सेक्शन 14। ठीक है, इसमें जो सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है देखते जाना। सेक्शन 14 क्या कहती है कि जो यूटी ऑफ लद्दाख है उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लेफ्ट, और एक आप मेरे को कमेंट में करना कि गवर्नर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी लद्दाख के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी जम्मू एंड कश्मीर के। भाई मेरे ये मैं नहीं बता रहा, कुछ आप भी सर्च करो। ठीक है, हर एक चीज मैं इतनी ईजी चीज नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी करें अच्छे से। तो सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, जो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन आया था उसकी सेक्शन 14 कहती है तो जो लद्दाख की यूटी है उसको डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, उसको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। तो याद रख लेना जेएनके को कैसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है। सेक्शन आर्टिकल 239 है, जो आर्टिकल 239 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो सब सेक्शन ए है 239 सब सेक्शन ए, लद्दाख को तो आर्टिकल 239 के तहत, लेकिन यूटी ऑफ जेएनके को आर्टिकल 239 सब सेक्शन ए के तहत एडमिनिस्टर किया जाएगा। यार 5th शेड्यूल सेज दैट 106 सेंट्रल लॉज, मैंने बोला था ना कि सेंट्रल लॉज जो भी होंगे वो एप्लीकेबल होंगे अब डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो 106 लॉज जो है अभी डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। एक डाटा और ये 2 डाटा दिमाग में रख लेना कि 153 स्टेट के लॉ डिलीट किए गए, जो 153 स्टेट के जो लॉ थे उनको डिलीट करवाया गया, अब वो नहीं एग्जिस्ट में रहे हैं। और 166 स्टेट लॉज जो अभी भी रिमेन इन फोर्स में रहे, जो अभी भी हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जामिनर की, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जब उसकी की गई तो उसके कितने जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको डिलीट किया गया। तो भाई मेरे 153 लॉज को डिलीट किया गया और 166 स्टेट लॉज को क्या किया गया, कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। भाई मेरे जो तो मेरे सब्सक्राइबर्स जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। मैंने इसमें जेएनके को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, भाई मेरे हर एक चीज इंपॉर्टेंट शेयर किया है आपके लिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, आप क्यूरियस हो कि जम्मू कश्मीर को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया, तो भाई मेरे मैं हर एक चीज कवर की है। ठीक है, अब चलते हैं आज की 6th स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 90 सीट्स मेंबर्स फॉर इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। 90 सीट्स है मेंबर्स, उन्होंने बोला कि जो है रीऑर्गेनाइजेशन बिल में उन्होंने बोला है हमारे पास। ठीक है, और 24 सीट्स उन्होंने किसके लिए रखी हैं, 24 सीट्स उन्होंने रिजर्व रखी हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे, 2 वीमेन को अपॉइंट करेंगे। अगर वीमेन प्रेजेंट नहीं है अपॉइंट कर सकते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है, ये अंडर सेक्शन 15 के तहत बोला गया है। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ड्यूटी ऑफ जेएनके। मैंने क्या बोला, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगी जम्मू एंड कश्मीर की, आर्टिकल 239 के तहत। और आर्टिकल 239 कहता है
कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो आर्टिकल 239 के तहत यूटी ऑफ लद्दाख के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। ओथ कहां पे लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी? प्रेसिडेंट के सामने। और ये जो है यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो चुन के आएंगे। ठीक है भाई मेरे, अब ये तो सारी कहानी थी, ये इजी वाली कहानी थी। अब थोड़ा टफेस्ट पार्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि हम पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं भाई मेरे, ये थोड़ा सा दिमाग वाला काम है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पार्ट 1 किससे डील करता है? प्रीलिमिनरी से। पार्ट 1 को क्या बोला गया? प्रीलिमिनरी बोला गया। क्या बोला गया? प्रीलिमिनरी बोला गया। और इसके तहत जो है दो सेक्शंस आती हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, और इसके तहत 4 आर्टिकल कवर कर लिए जाते हैं, 4 आर्टिकल्स कवर कर लिए जाते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया क्या है, इंडिया का नाम वगैरह बताया गया है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि कैसे अगर कोई एडमिशन होता है, अगर कोई स्टेट जो इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर हमने उसको इंडिया में लाना है तो उसको कैसे, उसके रिलेटेड प्रोविजंस आपको आर्टिकल 2 में मिलेगी। आर्टिकल 3 में बोला गया, मैंने बोला ना इन्होंने आर्टिकल 3 को 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया गया था। आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि अगर आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हो, स्टेट को एक और स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि एक स्टेट से 2 स्टेट बना दी, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाली है, यूपी से तो उन्होंने उत्तराखंड निकाला है, बिहार निकाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 3 में प्रोविजंस के तहत ही होती हैं। ऐसे नहीं कह सकती भाई किसी के बाप का राज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। किसका राज है? किसी सरकार का राज नहीं। अगर सरकार ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर देती है। तो आर्टिकल 3 की प्रोविजंस के तहत आपको चलना पड़ेगा। तो आर्टिकल 3 के प्रोविजन में तो ये भी लिखा था कि जो जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसमें नहीं आप कर सकते, लेकिन पहले इन्होंने उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड करवाया था, उसके तहत ही इन्होंने ये सारी चीज की थी, तभी ये पॉसिबल हो, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर तो था नहीं, तो इन्होंने बड़ी सारी चीजें ऐसी की। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में सेक्शन आती है 3 to 7, और पार्ट 2 के 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JNK। पार्ट 2 में क्या है, इन्होंने बोला गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक बात याद रख लेना, पार्ट 2 का क्या नाम था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसकी 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सीधा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था कि जो यूटी ऑफ लद्दाख है उसमें वो किस सेक्शन के तहत बनी है? तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत बनी है, और सेक्शन 4 के तहत यूटी ऑफ JNK बनी है। भाई मेरे दिमाग में डालो, कहीं ना कहीं पक्का क्वेश्चन में आएगा, आज नहीं तो कल। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर पूछा जाता है तो किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल जाएगा कि यूटी ऑफ लद्दाख सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी गई, और जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी सेक्शन 4 के तहत बनी गई। अब मुझे नहीं पता यार ये सेशन कितना लंबा जाएगा, लेकिन मैं सारा ही कवर करूंगा एक वीडियो में। मैंने बोला है नो एवरीथिंग इन सिंगल वीडियो, तो मैं सिंगल वीडियो में ही कर पाऊंगा। 2 ही स्लाइड बची हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद खत्म करेंगे। भाई मेरे पार्ट 3 क्या कहता है कि रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर में कितनी अगर उन्होंने आपको पूछा कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किस पार्ट में सबसे ज्यादा सेक्शन है, तो वो सेक्शन जो है वो पार्ट 3 में सबसे ज्यादा है। टोटल 49 सेक्शंस है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे, राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी से? तो भाई मेरे 4 होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है भाई मेरे। तो सेक्शन 10 कहती है 5 सीट्स जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए रखी गई हैं। ठीक है, लोकसभा सीट्स जो हैं 5 लोकसभा सीट्स जम्मू कश्मीर यूटी के लिए रखी गई हैं। अब जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चेंजेस हुई ना, वो वाली सेक्शन हमारे लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 10 में लिखा गया है कि लोकसभा सीट्स जो है 5 होंगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और राज्यसभा में 4 सीट्स होगी राज्यसभा में, और यूटी लद्दाख में 1 सीट होगी। ये सेक्शन 10 में लिखा गया। सेक्शन 13, ये जो मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 239 सब सेक्शन ए के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर किया जाएगा, तो सेक्शन कौन सी है? मैंने बोला था सेक्शन बाद में डिस्कस करूंगा भाई मेरे। तो वो सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 13। वो सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 13। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 की 1 2 3 4 और 6 टोटल 5 सेक्शन, सब सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के तहत बोला गया कि ठीक है
अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ए। क्या बोला गया कि क्या होगा आर्टिकल 239 ए के तहत जो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। सेक्शन 14(1) इसके साथ डील करती है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 यूटी ऑफ जेएनके के पास सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के? क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा भाई मेरे? अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंसिल कर दिया, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली आ रही है, तो पूछ सकते हैं कौन सी सेक्शन है। तो ऑप्शन में एग्जामिनर सेक्शन 14 दे देगा, उसका सब सेक्शन कहीं 1 डाल देगा, कहीं 6 डाल देगा, तो इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लेना सेक्शन 14 सब सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 कहती है जो टोटल सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले 107 थी उसको 114 कर दिया गया। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 के तहत 24 सीट्स। अब ऐसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो लोकसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए उन्होंने रिजर्व रखी गई है, वो कौन सी सेक्शन के तहत आ रहा है? तो वो सेक्शन है भाई मेरे सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 पार्ट ए के तहत रखी गई हैं। और सेक्शन 14 सब सेक्शन 6 मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो सीट रिजर्व रखी गई हैं एससी और एसटी के लिए, सीट रिजर्व रखी गई है एससी और एसटी के लिए। अब ये सेक्शन हम रिवाइज करेंगे। देखो भाई मेरे पार्ट 1 में हमने क्या बोला, प्रीलिमिनरी पार्ट है। पार्ट 2 में हमने सीखा कि कैसे जेएनके को रीऑर्गेनाइज किया गया। उसके तहत 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट बनती है। सेक्शन 3 के तहत यूटी ऑफ लद्दाख को बनाया गया, सेक्शन 4 के तहत यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया। पार्ट 3 में क्या किया गया? पार्ट 3 में भाई मेरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसमें सेक्शन मतलब मैंने क्या बोला था, पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी जम्मू एंड कश्मीर की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। मैंने बहुत एनर्जी लगा रहा हूं ताकि आपको एक वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक है, एक वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक है, टेक्निकल टीम 1 मिनट मेरा फोन पकड़ाना। ठीक है, मैं थोड़ा सेशन यार लंबा हो रहा है। ठीक है, पार्ट 3 में रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर सेक्शन 8 to 57। अगर उन्होंने भाई पूछा कि सबसे ज्यादा सेक्शन कौन से पार्ट में है, तो सबसे ज्यादा जो सेक्शन है वो हमारी पार्ट 3 में है। और सेक्शन 9, ठीक है, सब सेक्शन 1 कहती है कि जो राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर यूटी से 4 सीट्स होंगी। और सेक्शन 10 में सेक्शन 10 में कहा गया है कि लोकसभा में 5 सीट्स होंगी और यूटी ऑफ लद्दाख की 1 सीट होगी। सेक्शन 14 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के तहत बोला गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाएंगे आर्टिकल 239 सब मतलब पार्ट ए के तहत उनको चुना जाएगा। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के तहत जो यूटी ऑफ जेएनके होगी उसके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत क्या गया, ये बोला गया कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत बोला गया कि 114 सीट सब टोटल होंगी। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 पार्ट ए के तहत बोला गया कि 24 सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। सेक्शन 14 सब सेक्शन 6 कहती है एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी भाई मेरे। ठीक है, अगर ये सेक्शन कहीं भी पार्ट्स अगर कहीं एक वीडियो में मिल जाएगा ना तो भाई मेरे बोलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें एक वीडियो में। अब तो एमसीक्यू भी आएंगे, क्वेश्चन कैसे बाहर से चले जाएगा। और जो सब्सक्राइबर तैयारी नहीं कर रहे हैं जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन की, कैसे कोई चीज आपको नहीं पता होगी जब पढ़ रहा आप एनएसए एकेडमी से रहे हो। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत का फल हमें आप अभी दो नहीं दो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। अगर सेशन पसंद आएगा ना तो कसम से एक बोलना, दिल से बोलना कि यार भाई ने मेहनत की है तो सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं पसंद आया फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर पसंद आया तो भाई मेरे जरूर करना। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 17 ये सेक्शन क्यों रखी मैंने? अब आप मैंने बोला कि 103 सेक्शन है, सारी नहीं याद करनी। तो सेक्शन 17 रखने का क्या मतलब बनता है? सेक्शन 17 रखने का मतलब यही और यही बनता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली में टेन्योर होता था एक मेंबर का 6 इयर्स का। अब उसको अगर 5 ईयर कर रहे हैं तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है यार इंपॉर्टेंट। तो उसके तहत सेक्शन 17 के तहत उनको 5 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर
तो नेशनल इमरजेंसी आती है तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मतलब टेन्योर है इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के तहत बोला गया। अब सेक्शन 27(1) भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब अपनी रिप्रेजेंटेटिव आपका वहां पे जाके अपनी मनमर्जियां करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, जैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की उसको टोर अप कर दिया तो गलत बात थी वो यार। तो वैसे अगर डिस्क्वालिफिकेशन करनी है तो सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 के तहत आता है। सेक्शन 28 डील करता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ से। अब एक पार्टी से चुना गया, दूसरी पार्टी ने पैसा दे दिया हमारे में आ जा, वैसे ऐसे कैसे चले जा भाई, तो उसके लिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये 7th शेड्यूल के तहत आती है। मेकिंग ऑल लॉज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट पब्लिक एंड पुलिस। ये मतलब 7th शेड्यूल में लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कि अब ये जो है सेक्शन 32, इसकी जो सेक्शन 32 थी सब सेक्शन 1 थी उसके तहत बोला गया। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया गया, मैंने बोला था ना कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी सिर्फ किसके ऊपर बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बना सकती है, स्टेट लिस्ट में बना सकती है। और वो जो मतलब पुलिस और पब्लिक आर्डर है, पुलिस और पब्लिक आर्डर है उसके ऊपर नहीं बना सकती, उसके ऊपर नहीं बना सकती। और ये किसके तहत है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। सेक्शन 41 के तहत जो भी जम्मू एंड कश्मीर का बजट आएगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट किस सेक्शन में लिखा गया, सेक्शन 41। ठीक है, सब सेक्शन 1, और इसको बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो ये ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो बजट है जम्मू एंड कश्मीर का वो किस सेक्शन के तहत आता है, तो वो भाई मेरे आपका आता है सेक्शन 41 के तहत। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि गवर्नर जो है कोई भी ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकता है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें नहीं है, मतलब सेशन में नहीं है। देखो अब तो नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, गवर्नर के अंडर गवर्नर ही एडमिनिस्टर कर रहा है। तो अब गवर्नर जी हमारे कोई भी ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं और उनको ये पावर कौन सा देता है, जो जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 52 है वो उनको पावर प्रोवाइड करती है। तो भाई मेरे लास्ट तक जुड़ने का फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सेक्शन 54 कहती है कि सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेक्शन 54 क्या कहती है, सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब पार्ट करते हैं, लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। लास्ट स्लाइड में क्या था, लास्ट स्लाइड में पार्ट 4 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है मैं सारा कवर कर लिया है। पार्ट 4 में सेक्शन 58, पार्ट 4 में कौन सी सेक्शन आती है, पार्ट 4 में सेक्शन 58 आती है। वो बोलती है कि हम कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यूटी ऑफ लद्दाख को कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये पार्ट 4 में आती है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो भी उसके रिलेटेड प्रोविजन है ये पार्ट 4 में लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट कि ये जो लद्दाख की कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये पार्ट 4 में लिखा गया। पार्ट 5 हमारे साथ सेक्शन डिस्कस करता है 59 to 64 की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यार अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डिलिमिटेशन करवाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो सेक्शन 59 to 64 की प्रोविजंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके तहत ही डिलिमिटेशन कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 4 में लद्दाख को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, पार्ट 5 में डिलिमिटेशन कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और सेक्शन 59 to 64 याद रख लेना, उससे डील करेंगे। और जो यूटी ऑफ लद्दाख को एडमिनिस्टर करने के लिए सेक्शन 58 है। पार्ट जो 6 है उसमें बताया गया एससी और एसटी हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। पार्ट 7 में बोला गया मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस थी, लेकिन इसमें एक सेक्शन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया प्रेसिडेंट रूल को आप कैसे लगा सकते हो, क्या क्या उसके रिलेटेड प्रोविजंस है। पार्ट ए में, पार्ट 8 में इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 8 भी। ठीक है, पार्ट 6 चाहे रहने देना, लेकिन उसकी सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन 73 प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा। पार्ट 4 में यूटी ऑफ लद्दाख को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिलिमिटेशन करेंगे। पार्ट 8 में इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई कोर्ट के साथ। मैंने बोला था कमेंट में जरूर लिखना जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। पार्ट 8 में लिखा गया है कि हाई कोर्ट के साथ जो भी सेक्शन डील करेंगी, सेक्शन 75 टू सेक्शन 78। पार्ट 9 में डिस्कस किया गया जो एडवोकेट जनरल होता है, हर एक स्टेट के पास क्या होता है, अपना एक एडवोकेट जनरल होता है, जो है एडवोकेट जनरल ऑफ ड्यूटी ऑफ J&K
इसमें एक सेक्शन 79 इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 79 कहती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मतलब एडवोकेट जनरल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक जज होना चाहिए। एडवोकेट जनरल आप किसको बना सकते हो, सेक्शन 79 में लिखा गया है कि उसकी क्वालिफिकेशन की वो एक जज होना चाहिए। पार्ट 10 डील करता है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, कि मतलब कैसे एक्सपेंडिचर ऑथोराइज होगा, किस चीज को में कितना एक्सपेंडिचर जाएगा, रिवेन्यू कैसे कलेक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें पार्ट 10 डिस्कस करता है। और सेक्शन 82 83 बाकी पार्ट मुझे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे थे तो इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं किए। तो आप अगर देख सकते हो 3 ही पार्ट बचे हैं। पार्ट 11 में सेक्शन 84 कहती है अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जो भी जेएनके की एसेट्स होंगी, जो भी लायबिलिटीज होंगी स्टेट के पास, जो भी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज है। भाई मेरे ये सारा था। तो याद रख लें एक चीज लास्ट में मैंने फिर लिखी गया कि पार्ट कितने हैं, 14 पार्ट हैं। सेक्शन टोटल 103 है, 5 शेड्यूल्स थे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बीच में। भाई मेरे ये मैंने कम से कम एक सोर्स से नहीं, कम से कम 3 या 4 सोर्सेज से ये सारा डाटा लिया था। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये जो है इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया है तो अभी मैंने आपके साथ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। अगर फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर पूछ लेना। आप जाओ चाहे कर सकते हो, आप जितने भी यूट्यूब चैनल सर्च करोगे ना, मैंने खुद सर्च किया था यार, मैंने सारा जहां से इंपॉर्टेंट डाटा मिलता था, जितने भी इंपॉर्टेंट जेके एसएसबी की तैयारी करवा रहे हैं ठीक है यूट्यूब चैनल में, मैंने सारी उनकी भी वीडियो में एक बार गो थ्रू किया था कि भाई मेरे ये क्या पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने बुक्स कलेक्ट की, मेरे जो फ्रेंड तैयारी कर रहे थे मैंने उनसे भी डाटा लिया, जो ठीक है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कुछ फ्रेंड सेलेक्ट हुए थे उनसे भी डाटा लिया था, उनके भी नोट्स लिए हैं ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैंने ज्यादातर इस पे खास ध्यान इसलिए दिया, मैंने क्यों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब उठाया यार। जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने जा रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, बाकी और कुछ भी नहीं पूछा। तो वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को पेट मिलेंगे। तो 3 नंबर भाई तुम्हारा दिलाने जा रहा है तुम्हें ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा। भाई मेरे अगर मेरी मेहनत पसंद आई, अगर और भी सेशन चाहिए ना ऐसे जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप मेरे को बताओगे, मेरे को ऑफलाइन चाहे कमेंट कर दो, चाहे मतलब ऑफलाइन बता दो ठीक है, चाहे फिर जो भी मतलब आपको चाहिए डाटा इसके रिलेटेड आप कमेंट कर दो, मैं आपको बताते जाऊंगा। और जो मैंने कमेंट बोले हैं वो पक्का करना वीडियो के ऊपर ठीक है, कमेंट पक्का करना ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी गई है यार, मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो में सारा बताऊंगा, तो अगर वीडियो लंबी जाएगी तो यार इंपॉर्टेंट भी तो है ना। तो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूरा एक वीडियो में मिल जाए तो 1 घंटा, अगर 1-1.5 घंटा चले भी जाए तो उसके लिए कुछ ज्यादा इतना टाइम मतलब आप दे सकते हो ठीक है, एक पूरा टॉपिक कवर होने जा रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर भाई की मेहनत पसंद आएगी तो भाई मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 1-1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, अब एनर्जी भी नहीं बची है ठीक है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं वीडियो ये रात को ले रहा था तो अभी भूख भी लगी है तो ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।